नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नसीहत, जिसे लिखा है अनजान जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुजाता की ननंद नेहा बड़े मोहफट और तेज मिजाज थी। यूं तो सुजाता ने उसके बारे में शादी से पहले ही सुन रखा था, लेकिन वह इतनी मोहफट और तेज मिजाज होगी, उस बात की उसने कल्पना नहीं की थी। सुजाता उसकी बातों से परेशान भी थी। आखिर सुजाता की भी बर्दाश्त करने की एक हद थी। एक दिन विस्फोट हो ही गया। अब आज ही की बात है। अरे माँ, तुम्हारी बहू क्या सीखी है? कुछ सीखी है भी या नहीं? बस शादी के लायक हुई तो माँ बाप ने शादी करके भेज दिया, दूसरे के पल्ले बांध कर अपना हाथ झटक लिया। अब बताओ, चाय में इतनी चीनी? ऐसी चाय एक महीने पी लो तो शुगर के मरीज हो जाओगे बैठे बिठाइए। चाय के 2 घूंट पीते ही नेहा अपनी माँ से बोली। माँ बेटी दोनों ही हॉल में बैठकर चाय पी रही थी और सुजाता किचन में लगी थी। नेहा जब भी बच्चों की 1-2 दिन की छुट्टियां होती तो तुरंत ही मायके आ जाती। मायके क्या, मतलब पास में ही घर था, बस 15 मिनट की दूरी पर। इसलिए जब भी नेहा का मन करता वो माँ से मिलने आ जाती और आते ही बेचारी सुजाता का जीना हराम कर देती। उसके हर एक काम में इतनी कमियां निकालती कि सुजाता तो भगवान से मांगने लगी थी कि भगवान, कोई तो ऐसा छुट्टी का दिन रहे जिसमें ये ना आए और मैं चैन से रह लूं। लेकिन यह चैन शायद सुजाता के लिए बना ही नहीं था। वैसे भी आज शनिवार है। शनिवार को बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते। बस ऐसा लगता है जैसे नेहा बच्चों का ही इंतजार कर रही थी। जैसे बच्चे स्कूल से आए होंगे तो वह तुरंत ही थैली उठाकर मायके रवाना हो गई। अगले दिन संडे की छुट्टी है। आराम से संडे की रात खा पी कर जाएगी। ये लगभग हर हफ्ते का ही काम हो गया था। शायद ही महीने का कोई संडे बचे जो नेहा अपने ससुराल में गुजारे। खैर, नेहा तो अब आ ही चुकी थी और आते ही अब उसकी फरमाइशें भी शुरू हो गई। आज उसे खाने में छोले भटूरे खाने थे। आते ही उसने फरमाइश कर दी। अब कहते ही छोले भटूरे की तैयारी कैसे हो जाए। सुजाता ने कहा, दीदी इतने जल्दी में छोले भटूरे की तैयारी कैसे हो जाएगी? आप अगर सुबह ही बता देती तो मैं छोले भिगा देती। अब तो कल ही बन पाएगा। हाय रे, माँ इसकी जुबान तो देखो कैसे जवाब दे रही है। तुम्हें पता है, मेरे यहाँ तो अगर मेरी सास या ननंद किसी के मुंह से निकल भी गया कि ये चीज खानी है, मतलब खानी ही है, अब वह तुम चाहे जैसे बनाओ। और यहाँ देखो, जुम्मा जुम्मा आए हुए 4 दिन हुए, कैसे चटर चटर जबान चलने लगी है। कैसे बनेंगे? सुबह बना दूंगी। बताओ, मेरी तो ससुराल में हिम्मत नहीं होती है कि मैं सास ननद से बोलूं कि यह चीज मैं सुबह बना लूंगी। उनके मुंह से निकल गया तो मुझे बनाना ही है। दीदी मैं बना तो दूं, लेकिन उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना पहले से। अब कैसे करूं? चना भी तो भीगा हुआ नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बात है, इतनी भी अकल नहीं है? इतना भी सीख कर नहीं आई तुम? क्या तुम्हारे घर में कभी छोले भटूरे नहीं बने कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो चना को थोड़ा सा सोडा डालकर उबाल लो, 2-3 सीटी मारेगा, चना उबल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहाने चाहिए। वही सीख कर आई हो मायके से। यही सिखाया होगा तुम्हारी माँ ने कि ससुराल में जाकर ऐसे जवाब देना। नेहा हर छोटी बड़ी बात पर सीधे सुजाता को ताने देते हुए उसकी माँ के पास पहुंच जाती। बार बार हर छोटी छोटी बात पर वह उसकी माँ को घसीटती। सुजाता वैसे तो सब कुछ बर्दाश्त करती, लेकिन जैसे ही नेहा उसे उसकी माँ के बारे में कुछ कहती तो सुजाता तड़प जाती। सुजाता ही क्या, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो अपनी माँ के लिए ताने सुने। नेहा की बातें सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते। वह सीधे अपने कमरे में चली जाती। राजीव कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। सुजाता उनके पास जाकर बैठ गई। राजीव, आप अपनी बहन को समझा दो कि हर छोटी मोटी बात पर मेरी माँ को बीच में ना घसीटा करे। माँ है वो मेरी, कोई बच्ची नहीं है जो जब जी चाहे ये उन्हें उल्टा सीधा बोल दे। अरे सुजाता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। वो ऐसी है बचपन से, नकचड़ी। उसके मुंह लगने से तो अच्छा है कि तुम उसे और उसकी बातों को इग्नोर किया करो। जितना ध्यान दोगी तुम्हारी परेशानी बढ़ेगी। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। दुनिया में शायद एक ही ऐसा इंसान होगा जो सिवाय अपने कभी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकता, और वो है ये नेहा।
राजीव की बात सुनकर सुजाता शांत हो गई। जब पूरा परिवार ही नेहा को कुछ कह नहीं सकता तो फिर भला सुजाता क्या कह लेती। आखिरकार उसने बिना भिगाया हुआ चना ही उबाल कर छोले भटूरे बनाकर सबसे पहले नेहा को ही परोस दिए। छोले भटूरे देखते ही नेहा खुश हो गई। बोली, देखा, बन गया ना। अरे दिमाग चाहिए होता है, पता नहीं कहाँ रख कर आई हो दिमाग। खाते खाते फिर से एक बार सुजाता को ताने दे गई नेहा। नेहा की बात को इग्नोर करते हुए सुजाता अपने काम में लगी रही। सबको उसने बारी बारी से छोले भटूरे दे दिए। राजीव ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसके मुंह से निकला, वाह, तत्काल बनाई गई चीज की बात ही कुछ और होती है। मजा आ गया खाकर। राजीव की बात सुनकर सुजाता मुस्कुरा उठी और नेहा तपक से बोली, क्या खाक मजा आ गया, इतना तीखा, बैठे बैठे इंसान को बवासीर हो जाए। हाथ पर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं है। इतना तीखा इंसान तो क्या राक्षस भी ना खाएगा। बीमारी का घर है, तुम्हें पता है। माँ, मेरे यहाँ मेरे चाचा के लड़के वो तो कहते कि भाभी मैं जब भी आया करूँ खाना आप ही बनाया करो। उन्हें तो मेरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना ही नहीं पसंद है। यहाँ तक कि पड़ोस के एक ताऊ हैं, उनको एक दिन मैंने छोले बनाकर दिए थे। भाई क्या बताऊं, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया ताऊ जी ने कि भैया छोले तो मैंने बहुत खाए, लेकिन नेहा बहू के हाथ के खाने की तारीफ क्या करें। मेरे ससुराल में पूरे रिश्तेदारों में मेरे खाने की तारीफ होती है। यहाँ तक कि मेरी सास कहती है, सच में नेहा बहू जब खाना बना देती है तो पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और यहाँ देखो, चाय में चीनी तेज, छोले में मिर्च तेज। सुजाता लगातार हैरानी से नेहा को ही देख रही थी। साजिद ने एक तारीफ का बोल क्या कह दिया, ये तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गई। तभी नेहा ने टोका, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो भाभी, जाओ कुछ मीठा भी लाओ, जबान जल गई मेरी। आंखों में आंसू लिए बेचारी सुजाता बर्फी लाके नेहा के सामने रख गई। अरे नेहा, इतना भी तीखा नहीं है जितना तेरे नखरे हैं। ऐसी चीज थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। हाँ हाँ भैया, तुम तो बोलोगे ही, तुम्हारी बीवी ने जो बनाया है तुम तो खा ही लोगे, लेकिन हमसे उम्मीद ना करो कि हम जबरदस्ती खा लेंगे। जो सच्चाई है वो मुंह पर है, चाहे किसी को बुरा लगे। अच्छा, खाना खाने तो पूरा परिवार एक साथ ही बैठा था, लेकिन लगातार बस नेहा अकेली ही बोली जा रही थी। नेहा की माँ विमला जी कभी बेटी को देखती, कभी बहू को। उन्होंने एक दो बार नेहा को टोका भी, खा ले नेहा, इतना भी तीखा नहीं है। लेकिन नेहा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो इस घर की दादी अम्मा जो थी, शुरू से ही बड़बड़ी, सरचड़ी। घर में सबको पता था कि नेहा के मुंह लगने का मतलब है सर ओखली में देना। नेहा की हरकतों को उसकी माँ विमला जी अच्छे से जानती थी। राजी भी अच्छे से जानता था। लेकिन सुजाता को आए हुए तो अभी एक साल ही हुआ, और एक साल में उसने अपने लिए नेहा के मुंह से कभी भी प्यार वाली बोली नहीं सुनी थी। जाने नेहा को सुजाता से क्या चढ़ थी, या सच में ही उसकी आदत ऐसी थी। मायके में शादी के बाद भी वह अपना ही चलाती थी, हर चीज में बिना पूछे ही अपनी राय देती। शादी के बाद या शादी से पहले उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। सुजाता भी यही सोचकर शांत रहती कि जब उसका पति राजीव और सास विमला जी बार बार कहते हैं कि नेहा बचपन से ही ऐसी है, इसकी बातों को इग्नोर करो, तो फिर फालतू में नेहा के मुंह क्यों लगे। लेकिन कभी कभी नेहा की बातें इतनी तीखी हो जाती कि सुजाता अपने पति राजीव से लड़ पड़ती। अगले हफ्ते फ्राइडे को राजीव और सुजाता की शादी को एक साल हो रहा था। उन्होंने प्लान बनाया था कि मूवी देखेंगे और खाना बाहर ही खाएंगे। सुजाता ने अपने सास विमला जी से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वे बोली, नहीं बेटा, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, आज तुम दोनों ही जाओ। और फिर मंदिर जाते तो मैं भी चलती, लेकिन मूवी देखने की कोई मेरी उम्र नहीं है। बस तुम खाना बनाकर चले जाना, या फिर जो तुम खाओ, या फिर बाहर से मंगवा देना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। आज का दिन तुम्हारा दोनों का है, इसलिए तुम दोनों घूमा। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, राजू ने कहा। और जैसे सुजाता और राजीव घर से बाहर निकलने वाले थे कि तभी नेहा आ धमकी। नेहा को देखकर सुजाता डर गई। उसका तो दिल जैसे बैठने लगा। उसने मन में ही सोचा, आज तो फ्राइडे है और दीदी आज ही चली आई, शनिवार तो कल है। फिर उसे याद आया, अरे कल तो सेकंड सैटरडे है, इसका मतलब दीदी के बच्चों की छुट्टी है, इसीलिए ये आज ही चली आई है। नेहा को देखकर राजीव सुजाता के चेहरे की तरफ देखने लगा, और सुजाता लगातार नेहा को देखकर सोचे जा रही थी कि अब क्या होगा हमारे प्लान का।
तभी नेहा बोली, अरे वाह भाई, ये बन ठन कर सवारी कहाँ चल दी। यही तो नहीं चाहती थी सुजाता। तभी राजीव बोला, नेहा भूल गई क्या, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं और माँ घर में अकेली रहेगी। वाह भैया, बीवी आ गई तो माँ का ख्याल ही नहीं तुम्हें। खुद एनिवर्सरी मनाने निकल लोगे और बेचारी बूढ़ी माँ घर में अकेली पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है नेहा, मैंने बोला था माँ को चलने के लिए, लेकिन माँ ने मना किया। और अब वैसे तो तू आ ही गई है, अब तू तो रहेगी माँ के साथ। अच्छा जी, मतलब मैं भी आ गई, माँ भी है, इसके बावजूद भी आप लोग बाहर जाओगे क्या। भाभी, सास और ननद को घर में छोड़कर बाहर पार्टी करोगी। खुशी का मौका होता है तो अपने घर में मनाते हैं या बाहर जाते हैं, सबको घर में छोड़कर, और खुद बाहर गुलछर्रे उड़ाओगी। माँ तुम्हें पता है, मेरे यहाँ मैं अपनी एनिवर्सरी पर बाहर तक नहीं निकल पाती हूँ। सबकी खुशी के लिए दिन भर किचन में ही लगी रहती हूँ। सबकी फरमाइश के लिए अलग अलग खाना सबको खिलाना पड़ता है। अगल बगल के चाचा ताऊ सब के सब, कम से कम 20-25 लोगों का खाना बनता है एनिवर्सरी की खुशी में, और अकेले मैं ही बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। और यहाँ देखो, मजे है भाई। एनिवर्सरी है तो माँ को घर में छोड़ दिया, बहन आई है उसकी भी कोई कदर नहीं। हम तो निकल लिए एनिवर्सरी मनाने। बस, आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं जो आपकी बहू रानी लेकर आई है। देखो, कोई फर्क पड़ रहा है इनको मेरी बातों से। जाने देना बेटा, अब तू आ गई ना, तू बैठ मेरे पास, हम बातें करेंगे। इन दोनों को जाने दे, आज इन दोनों का दिन है तो इन्हें अपने हिसाब से करने दे। तू चल आ जा मेरे पास, विमला जी ने नेहा को अपने पास बुलाते हुए कहा, जिससे कि नेहा बातों को और न बढ़ाए। लेकिन सर चढ़ी नेहा को किसी की सुनने की आदत ही नहीं थी। वो फिर सुजाता के पीछे पड़ गई। माँ, मैं क्या यहाँ बैठने के लिए आई हूँ। अरे मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतने तो संस्कार होने चाहिए ना आपकी बहू में, कि ननद आई है तो कम से कम एक कप चाय ही पिला दे। देखो माँ, कैसे चुपचाप बुत बनी खड़ी है। इसीलिए कहती हूँ कि अच्छे घर से जांच पड़ताल करके किसी की लड़की को घर में बहू बनाकर लाना चाहिए। लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ से उठा लाई, संस्कार विहीन। बस दीदी, बहुत बोल लिया आपने। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हूँ, जैसे आप हो। मेरा शरीर भी हाड़ मांस का ही बना हुआ है, जैसे आपका बना हुआ है। मेरे अंदर भी लाल खून ही बहता है, जैसे आप में बहता है। और जितने मुंहफट आप है ना, उससे कहीं ज्यादा मुंहफट मैं भी हूँ। बस एक बहू होने के नाते मैं शांत हूँ, इस घर की इज्जत के लिए शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गाय हूँ, आप जो सुनाती चली जाओगी और मैं सुनती चली जाऊंगी। वैसे भी जब मेरी सास मुझे कुछ नहीं कह रही, मेरा पति मुझे कुछ नहीं कह रहा, तो तुम कौन होती हो मुझे बार बार टोकने वाली, कहने वाली। जब देखो तब मेरी माँ के ऊपर पहुंच जाती हो। पैदा किया है क्या आपने मेरी माँ को। मेरे संस्कार देखने से पहले अपने संस्कार देखियो। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ आपकी माँ की उम्र की है, और इतना ही आपके ससुराल में तमीज रहती है, उतना ही इज्जत वाली है। लोग इतनी आपकी तारीफ करते हैं तो हर हफ्ते आपको मायके कैसे चले आने देते हैं? इसमें उनकी बेइज्जती नहीं होती क्या, कि हर दूसरे दिन बहू मायके जाकर बैठ जाती है। इसमें उनके घर की इज्जत नहीं जाती। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, लेकिन साल में एक बार 10 दिन के लिए जाती हूँ। मेरी भी भाभी है, फोन करके पूछो, मैंने कभी उसे कुछ बोला हो। बड़ी आई आप मुझे संस्कार सिखाने वाली। मुझे बोलने का हक मेरी सास को है, आपको नहीं। इतने दिनों से बस मैं माँ जी और अपने पति की वजह से चुप थी। लेकिन चुप रहने की भी एक सीमा होती है, और बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आपने मुझे समझ क्या रखा है, कहीं कूड़े में से उठा कर ले आए हैं मुझे इस घर में। पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ इस घर की बहू बन के आई हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। और क्या मैं आपको चाय पानी पिलाऊं। अगर मैं चाय बना दूं तो आपको शुगर हो जाती है, खाना बनाओ तो मिर्च ज्यादा, आपको बवासीर हो जाता है। मेरे हर खाने में तो आपको बीमारी हो जाती है, फिर मैं क्यों बीमार करूं आपको। आप खुद अपने लिए हेल्दी खाना बनाओ और खुद ही खा लो। पहली बार सुजाता को ऐसे गुस्से में देखकर नेहा हैरान थी। वह अवाक उसकी तरफ देखते रह गई। फिर तुरंत ही अपनी माँ की तरफ पलट कर बोली, ए देखा माँ, देखा देखा, कैसे बदतमीजी से बातें कर रही है। आप सबके सामने मुझे क्या क्या कह रही है।
अगर मैं पीठ पीछे कुछ कहती तो आपको लगता कि मैं इसकी बुराई करती हूँ। देख लो, ये है इसकी असलियत। और आप चुपचाप बैठे सब कुछ देखे जा रही है माँ। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? राजीव भी हैरान सा सुजाता को ही देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि सुजाता नेहा को इतनी बुरी तरह से लताड़ देगी। अपना सिर थाम के वहीं बैठ गया। धीरे से बोला, लो भाई, हो गया बवाल। अब तो सुजाता गई। लेकिन तभी विमला जी बोली, हाँ बेटा, देखा, मैंने तुम्हारा भी देखा और बहू का भी देखा। शुरुआत तो तुमने ही की थी ना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तुम्हारे ही सामने हुआ है, इसके बाद भी? हाँ बेटी, इसके बाद भी। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि कम बोला करो, खास करके अपनी भाभी के बारे में। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ससुराल में रहती हो, एक दो दिन के लिए मायके आती हो, प्यार से रह लिया करो। लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। जैसी तुम शादी से पहले थी वैसे ही शादी के बाद हो। अगर तुम्हारा भाभी के साथ ऐसा ही बर्ताव रहेगा तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरा तो यहाँ से दाना पानी उठना ही है। फिर तुम्हारा मायका भाभी से ही रहेगा। अगर तुम भाभी के साथ ऐसे ही पेश आती रही तो फिर तुम्हारा मायका भी तो खत्म हो जाएगा। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? नेहा हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रही थी। नेहा के साथ साथ राजीव भी आंखें फाड़े अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। लेकिन सुजाता की आंखों में सास की बातें सुनकर आंसू आ गए। वह रोने लगी थी। आज उसे अपनी सास में अपनी माँ ही नजर आ रही थी, जिन्होंने बहू और बेटी में फर्क किए बगैर सही का साथ दिया। आंसू तो नेहा की आंखों में भी थे, ये सोचकर कि माँ ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सुजाता का मूड भी खराब हो गया था। अब वह बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए पलट के जैसे ही अंदर जाने लगी कि विमला जी ने उसे टोका, बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। बहू, इधर तो आओ, इधर आओ। बाहर क्यों नहीं जाओगी? अगर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो निकल लेते हैं, मन नहीं बदलते हैं। और वैसे भी आज का दिन तुम दोनों का है, इसलिए यहाँ की चिंता छोड़ो। यहाँ मैं संभाल लूंगी। सब कुछ भूलकर तुम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ। जाओ बेटा। और हाँ, खाना लेकर मत आना। आज हम माँ बेटी दोनों मिलकर ही खाना बना लेंगे। तुम लोग जाओ। कहते हुए विमला जी ने राजीव को इशारा किया। राजीव ने सुजाता का हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने से रोक दिया और फिर वे दोनों बाहर निकल गए। इधर विमला जी नेहा को समझाने में लग गई। देख बेटी, बात को समझने की कोशिश कर। मैं इससे ज्यादा तेरी भाभी के सामने तुझे और कुछ कह सकती हूँ क्या? लेकिन एक मिनट के लिए तू सोच। अब वह जमाना नहीं रहा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तुम यह घर अपने हिसाब से चला रही थी। मैं तो तब भी शांत थी। बेटी है, जैसा कर रही करने दो। लेकिन अब तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भाभी है वह, अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश करती रहती है, फिर भी तुम हर चीज में कमी निकालती रहती हो। अगर तुम ऐसे ही कमी निकालते रह गई तो सोचो, बहू तो यही चाहेगी ना कि तुम कभी भी मायके ना आओ। और जिस दिन बहू के मन में ये आ गया, फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगी तुमने सोचा है नेहा? समय के हिसाब से बदलना सीखो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर तुम्हें बहू की कोई काम पसंद नहीं आ रहा है या बहू में कोई बुराई नजर आ रही है तो तुम मुझे धीरे से बोल दो। जरूरी है क्या कि हर चीज को उसे सुनाकर बोलो? बहू जैसी भी है, चाहे वो अच्छा खाना बना रही या बुरा बना रही है, जैसा भी कर रही है, कर तो वही रही है ना। मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, तकलीफ में वही तो साथ देती है ना। दोनों टाइम का खाना बनाती है, पूरे घर को संभालती है। सब कुछ तो उसी के जिम्मे है। रही बात, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। राजीव भी तुम्हारा भाई है, वो भी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन वो तुम्हारी भाभी है, वो तुम्हारा भला क्यों बर्दाश्त करेगी? मेरी बात तुम्हें बुरी जरूर लग रही है, लेकिन तुम एक बार सोचना, बड़ी समझदारी से। इसके बाद विमला जी ने नेहा को और कुछ समझाया। आज सुजाता का रूप देखकर और माँ की बातें सुनकर नेहा सच में अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। खाना बनाकर खाकर अपनी माँ को भी खिलाकर वह वापस ससुराल चली गई। जब सुजाता और राजीव शाम ढले वापस लौटे तो नेहा को नहीं देखा। तब उन्होंने विमला जी से पूछा। विमला जी ने कहा, बेटा, अभी नेहा को छेड़ना सही नहीं होगा। अभी कुछ समय के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा। करीब 2 महीने तक नेहा मायके आई नहीं। राजीव और माँ के बार बार
फोन करने पर जब वह आई तो सुजाता ने उसकी पहले की ही तरह खातिरदारी करी। लेकिन इस बार बदलाव यह था कि नेहा किसी भी चीज में कमी नहीं निकाल रही थी। न ही बात बात पर सुजाता की माँ का ही नाम लेती थी। अब नेहा जब भी आती बड़े शांति से जब तक उसकी इच्छा हो रहकर चली जाती थी। ना घर में कोई क्लेश होता था, ना ही सुजाता के मन में नेहा के आने का डर। शादी के बाद तो वाकई लड़कियों को अपने मायके में दखल अंदाजी नहीं ही करनी चाहिए। इससे उनके आपसी रिश्ते पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी नसीहत। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, एक लाइक के साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।